क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा के लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से क्या समझते हैं। विद्युत विभव की हमें यहाँ पे परिभाषा करनी है। विद्युत विभव की परिभाषा ये रही, एकांक यानी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। कोई इकाई धन आवेश है, ठीक है, उसको एक बिंदु से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किए गए हैं तो वो कहलाता है विद्युत विभव, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो बस हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा, विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा करना है और इनके एसआई मात्रक भी लिखना है, तीनों के एसआई मात्रक लिखना है। तो सबसे पहले विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा करेंगे। विद्युतीय आवेशों के गति, विद्युतीय आवेशों की गति या प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। दूसरा देखिए विभवांतर क्या है, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य किए जाते हैं तो वही कहा जाता है विभवांतर और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला देखेंगे प्रतिरोध की परिभाषा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा के प्रवाह में बाधा यानी रुकावट उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक है ओम और ये इसका संकेत होता है, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो जाता है। देखिए क्या है प्रश्न, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका क्या अर्थ है, यानी किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका मतलब हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। कब कहा जाता है, किन स्थितियों में कहा जाता है, तो यहाँ से करना है, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब होगा बैटरी को जोड़कर, सेल को जोड़कर, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है, देखिए चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाह कर अर्थात बैटरी को जोड़कर विभवांतर बनाए जा सकते हैं। चालक का प्रतिरोध आर और सिरों के बीच विभवांतर को भी से डिनोट किया जाता है और प्रवाहित धारा को आई से डिनोट किया जाता है, जो इसका क्या होता है, तीनों का अनुपात होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, चालक के सिरों के बीच बैटरी को जोड़कर। तो आपको पूरा लिखना है क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। बढ़ते हुए पांचवा प्रश्न, विद्युत धारा की प्रबलता के हमें परिभाषा करनी है। तो विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन को पार करने वाली, ठीक है, यानी कोई चालक है उसका कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, कोई बिंदु है तो उसको पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के इसका परिणाम है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में क्रॉस सेक्शन से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी उस अनुप्रस्थ काट से जितनी इकाई में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एकांक समय में, ठीक है, सेकंड प्रति सेकंड की दर से, तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा की प्रबलता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया आंसर। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा करनी है और इसका समीकरण लिखना है और इसका मात्रक भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक पदार्थ में आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें आवेश प्रवाहित होता है यानी व्यवस्थित तरीके से एक दिशा में, तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इसे आई द्वारा डिनोट किया यानी सूचित किया जाता है। और इसका समीकरण लिखना है हमें, यदि किसी चालक पदार्थ में अनुप्रस्थ काट से टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली धारा आई इक्वल टू क्यू बटे टी। ये इसका समीकरण हो गया और इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 समाप्त हो। अगला प्रश्न हम 7वां देखेंगे, ओम का नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है। ओम के नियम जब हम देखते हैं वहाँ पे कंडक्टर का ताप क्यों अचर रहता है वो हमें बताना है, यह ताप नहीं घटता या नहीं बढ़ता, अचर रहता है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं होता, अर्थात एक साथ कई मान में बदल जाते हैं, इसलिए ताप को अचर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ,
कि ताप के मान के परिवर्तन होने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान बदल जाता है। धारा का सही से ही हमें जो आंकड़े हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं और कई आंकड़े वहाँ पे बदल जाते हैं, इसीलिए ताप को अचर रखा जाता है यही कारणों से। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, ओम के नियम हमें लिखना है और उसकी व्याख्या करना। आपको ध्यान देना है, सत्यापित नहीं करना है, बस नियम को लिखना है बस, ठीक है। तो ये रहा ओम का नियम और यहाँ से हम करेंगे। देखिए, यदि किसी चालक के ताप में, यहाँ से ध्यान देना है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो, ताप अचर हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है, वो समानुपाती होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं, किन स्थितियों में कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ना, तो ऐसे करेंगे, प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है, यानी वैसी स्थिति में कहा जाता है जब हम सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर क्या करें, संयोजित रहता है। उन सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, तो वैसी प्रतिरोधों का जुड़ा जाना कहा जाता है समांतर क्रम। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु से और दायां छोर एक बिंदु से जोड़ा जाता है और सब में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो देखिए ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इसका देखिए ये क्या है, इधर दायां है तो एक बिंदु A से जुड़ा हुआ है तीनों का, और ये इसका बायां है तो B बिंदु से, और तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें देखिए धारा अलग है, इसमें धारा I2 है और इसमें धारा I3 है। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का व्यवस्थीकरण जोड़ना कहा जाता है समांतर क्रम समूहन, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए क्या है, किसी प्रतिरोध में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कब कहा जाता है, किन स्थितियों में कहा जाता है। तो हम ऐसे करेंगे, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजन जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हुआ हो, तो सभी समान में और सब में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाना, ठीक है। तो हमने ये देखिए ये पहला R1, R2 और R3, इसका पहला सिरा देखिए, ठीक है, इसका पहला इसके लास्ट के साथ और इसका लास्ट वाला इसके पहले के साथ। इसी तरीके से यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और तीनों में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा, I धारा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का जोड़ा जाना श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है, प्रतिरोध रेसिस्टेंट कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे बाधा कहा जाता है। देखिए कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ पदार्थ धारा प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध यानी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कारण क्या है, जो चालक के भीतर गतिशील इलेक्ट्रॉन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसका कारण है चालक के भीतर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। ये उनकी गुण ही होती है चालक की, प्रतिरोध उत्पन्न करना, जो प्रतिरोध की उत्पन्न करता है। देखिए चांदी जो है वो विद्युत की ज़्यादा क्या है, सुचालक है, ठीक है, और वहीं लोहा है उससे कम है। इसी तरीके से विभिन्न वस्तुएं होती हैं, वो कोई विद्युत का ज़्यादा क्या करता है, चालक होता है, ठीक है। तो वही कहा जाता है प्रतिरोध उत्पन्न होना, यानी बाधा उत्पन्न होना, अच्छा चालक नहीं माना जाता है। इसलिए अब इसके बाद 12 नंबर देखिए, तो यहाँ पे प्रतिरोधों का समूहीकरण का क्या मतलब है, प्रतिरोधों को यानी कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाना कहलाता है प्रतिरोधों का समूहीकरण, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के साथ हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पे समझिए इसका आंसर आपको ऐसे करना है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाना, ठीक है, वो कहलाता है प्रतिरोधों का समूहन। और ये 2 विधियाँ हैं, पहला है श्रेणीक्रम समूहन, दूसरा है समांतर क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो परिपथ के साथ हमें क्या करना है, ये वर्णन करना है। तो आपको ये परिपथ बना लेना है, कौन सा, ये सीरीज ग्रुपिंग का, 1, 2, यहाँ पे 3 प्रतिरोध श्रेणीक्रम समूहन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, एमीटर और वोल्ट मीटर के उपयोग हमें बताना है। तो सबसे पहले एमीटर किसी विद्युत परिपथ में जुड़कर ये परिपथ की धारा की माप करता है, कौन, एमीटर। और दूसरी देखिए वोल्ट मीटर की बात की जाए तो इसका उपयोग वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में जुड़कर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की ये मापदंड करता है। दोनों का उपयोग हो गया।
14 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान हमें लिखना है। तो इसका उत्तर होगा किलोवाट जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई कही जाती है घंटा, जो प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा की मापने हेतु ये प्रयोग किया जाता है। तो इसका मान देखिए हमें लिखना है, तो मान है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है, ये हमने अभी किया। ठीक है, प्रतिरोधकों का संयोजन वही सवाल है। प्रतिरोध का संयोजन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, समांतर क्रम संयोजन और दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, प्रतिरोध क्या है हमें बताना है और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। प्रतिरोध की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध केवल वो, यानी उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। धारा के प्रवाह में विरोध करना ही वो प्रतिरोध कहलाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम इसका एसआई मात्रक होता है। इसके बाद 17 नंबर देखिए, विद्युत बल्ब का हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो ये रहा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। तो ये जो बाहरी का आवरण है ये कांच है। ठीक है, और ये पीला वाला क्या है, फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना है, और ये कांच है। और ये क्या है, ये हरा वाला ये पीतल की टोपी है। ये क्या है, ये 2 चालक है। ठीक है, जिसे धारा प्रवाहित हो रही है, और ये तार है। तो ये पूरा हो गया है क्या, विद्युत बल्ब। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्या है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी रहती है, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं, उसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण देखिए, बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है, यदि फिलामेंट से हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा अगर निष्क्रिय गैस ना भरी जाए तो। इसलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के भीतर व्यवस्थित रहता है, इसके अंदर तो हवा निकालकर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन या आर्गन भर दी जाती। ठीक है, तो इसका कारण समझ में आ गया कि फिलामेंट को भंगुर होकर टूटने से बचाने। आइए इसके बाद देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि पतला और दूसरा मोटा हो, इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक पर आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसका कारण ही बताना है। तो संकेत दिया गया है, मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और दूसरे के घटने से पहला बढ़ता है, उसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो तार जितना लंबा होगा, मोटा होगा, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, यदि किसी विद्युत अवयव के सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना से घटाकर आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर है, यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उस सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अतः विभवांतर आधा होने से विद्युत धारा भी आधा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए 21 नंबर क्या है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका हमें कारण बताना है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। आपको यहाँ से करना है, यदि किसी चालक जैसे धातु के एक तार में दोनों सिरों से सेल या बैटरी जोड़ा जाता है तो चालों के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव से सिरे से त्वरित होकर सिरे की ओर त्वरित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं उच्च विभव की ओर चले जाने की ओर त्वरित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ जाती है तो वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के धनायन से बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं, जिससे चालक मंद पड़ जाती है। और इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गति ऊर्जा प्राप्त होती है और कुछ भाग वे अचालक के आयन को दे देते हैं, जिसके कारण आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 22 नंबर, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो कारक है प्रतिरोधकता। ठीक है,
प्रतिरोधकता अधिक हो ताकि कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। दूसरा है गलनांक, गलनांक अधिक हो ताकि प्रबल धारा प्रवाह होने पर भी उसमें ऊष्मा का जो तापन है अवयव ना पिघल पाए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए। इसके बाद 23 नंबर देखिए, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल का नियम क्या है। तो यहाँ पे समझिए ऊष्मा संबंधी जूल के नियम जो है वो 3 है। तो ये रहे, तो इसमें से आपको कोई भी नोट डाउन कर लेना है जो आपको आसान लगे। तो यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 24 नंबर, विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे वो कार्य करती हैं। तो इसे हम ऐसे आंसर करेंगे, विद्युत तापन युक्तियों की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है तथा तापमान परिवर्तन से प्रतिरोधकता में विशेष कमी नहीं आ पाती तथा अधिक तापमान पर ऑक्सीकृत भी ये नहीं होती, यानी वो पिघलते भी नहीं। ठीक है, विद्युत तापन युक्तियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे विद्युतीय बल्ब होता है, आयरन होता है, ये सारी क्या है, विद्युत ऊर्जा देने पर वो गर्म होती हैं, तो वे सारी कहलाती है विद्युत तापन युक्तियाँ। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्या है, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, ठीक है, और जैसे वेल्डिंग वगैरह सब किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। या आप इसे इस तरीके से पूछा गया सवाल, विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम कतार का प्रयोग क्यों होता है। इसका सीधा जवाब है, विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनाकर किसी मिश्र धातु से, इस नाइक्रोम से बनाया जाता है, क्योंकि इनके प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है इसी कारण। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 26 क्या है, किसी विद्युत हीटर के परिपथ से जुड़ा चालक का तार उत्तप्त नहीं होता, वो गर्म नहीं होता, जबकि उसका तापन अवयव जो होता है नीचे वाला नाइक्रोम का तार वो जल्दी गर्म या लाल हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो परिपथ से जुड़ा तार प्रायः तांबे का होता है, जबकि हीटर का तापन अवयव नाइक्रोम का बना होता है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होती है। तो नाइक्रोम क्या करता है, विद्युत धारा का वो ज़्यादा प्रतिरोध करता है, तो उससे क्या होता है, तार वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। पर विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं, तो विद्युत उपकरणों को जलने से यानी क्षति को बचाने हेतु। तो फ्यूज लगाने का कारण हम यहाँ से करेंगे, जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण जो पंखे, बिजली, फ्रिज, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, मोटर, ये सारे जलने से बच जाते हैं, हानि से बच जाते हैं। तो इन्हीं के कारण यानी इसे बचाने हेतु फ्यूज लगाया जाता है। इसके बाद देखिए 28 नंबर, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता से जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज गल जाता है, जितनी देर तक वो विद्युत धारा को वो क्षमता झेलता है, और उस धारा की प्रबलता बढ़ने से जिस यानी उस मान तक अगर गल जाता है तो वही उसकी क्षमता हो गई। ठीक है, जल जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में फ्यूज के उड़ जाना भी कहते हैं, तो उसे फ्यूज के तार का अनुमानतांक यानी क्षमता कहा जाता है। ठीक है, देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसके कुंडली जल जाने का खतरा होता है, क्यों। तो इसका मुख्य कारण है कि इस चारों तरफ की धारा उसमें अचानक आ जाती है, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा बढ़ जाती है तो वो जल जाती है। इसका आपको आंसर ऐसे करना है, वो जल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा धारा आने से। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे समझिए, 2 वोल्ट के 4 सेल से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम प्रतिरोधकों से एक दाब कुंजी की श्रेणी से जुड़ी है। इसका परिपथ आरेख खींचना है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, तो ये बैटरी है, 1 2 3 बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है और यहाँ पे दाब कुंजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बैटरी हो गई और ये दाब कुंजी हो गई, ये प्रतिरोध 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम। तो हमें परिपथ आरेख तैयार करना है, तो ये आपको ऐसे तैयार कर लेना। ये हो गया दाब कुंजी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्या है, यदि ए में 1 ओम और 10 ओम तथा 1 ओम और 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है। तो इसका आपको आंसर लिखना है, 1 ओम से क्या होगा, कम होगा, दोनों का। इसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल क्या है, बिजली के एक बल्ब पर 220 वाट लिखा है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा और बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए कितना है, यहाँ पे 100 वाट है और ये वोल्ट 220 वोल्ट है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान और प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहले हम विद्युत धारा I निकालते हैं, तो फार्मूला W/V। तो W कितना है वाट में, 100 वाट, और V कितना है 220। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी 5/11 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद प्रतिरोध निकालेंगे V, तो V/I इसका फार्मूला होता है, तो वोल्ट कितना है देखिए 220, और I हमने अभी निकाला 5/11, तो ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 5/11 है तो 11/5 हो गया। तो 5 से ये कटे कैंसिल आउट हुआ, एक 44 बार में, तो 44 × 11 कितना हुआ, 484 ओम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।